हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज़, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो है लगातार कमेंट्स करके ये पूछते थे कि सर एसएससी सीएचएसएल का जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगा। तो फाइनली आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब आएगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, फ़ी आपका कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और साथ ही साथ आपका इसमें सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है ये आपका 1 फरवरी 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। वहीं अगर एसएससी सीएचएसएल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर ले, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो इसका स्टार्टिंग डेट रखा गया है ये आपका 1 फरवरी 2022 रखा गया है। लास्ट डेट की अगर मैं बात कर लूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है ये आपका 7 मार्च 2022 रखा गया है। टायर 1 का एडमिट कार्ड जो है ये आपका कब रिलीज़ किया जाएगा, तो अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में जो है आपका टायर 1 का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। टायर 1 का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा, तो ये आपका मई 2022 में जो है टायर 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, इसमें जो आपका मिनिमम एज रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट रखा गया है वो आपका 27 वर्ष रखा गया है। यानी जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो आपका 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 से जो है आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आपका 1/1/1995 से लेकर जो है 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके इसके बीच में जो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग जो आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं तो जो ये यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया वो 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा गया है वो 27 वर्ष रखा गया है। लेकिन वहीं अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है अलग अलग एज रिलैक्सेशन रखा गया है। जैसे कि एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए जो है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है 13 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन रखा गया है। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी एसटी कास्ट से आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, सीएचएसएल में जो है बेसिकली आपका 4 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला जाता है। वो 4 पोस्ट कौन कौन से हैं, तो एलडीसी यानी जीएसए, पीए, एसए, डीओ में भी है जो आपके 2 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला जाता है। एक तो आपका डी होता है और एक जो होता है वो आपका डीओ इन सी एंड एजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में जो है आपका वैकेंसी निकाला जाता है। तो ये 4 पोस्ट के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका 12th पास रहने वाला है। आप किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप जो है 12th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आता है कि सर मैंने 8 से 12 पास किया है तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 12th में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास किए हैं और 12th पास कब तक आपका जो होना चाहिए, तो देखिए 1 जनवरी 2022 से पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाना अनिवार्य है, तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट आप देख लीजिए, 1 जनवरी 2022 से पहले जो है आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना अनिवार्य है।
और फिर अगर आप 12th किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास किए हैं तो आप इन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते मैं आपको ये भी बता दूं कि डीओ में जो आपका सी एंड एजी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आता है, इसमें आपका जो है 12th में आपको जो है साइंस होना अनिवार्य है और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी जो आप डीओ में जो है सी एंड एजी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जो बच्चों के मन में डाउट रहता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो आपका 4 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला जाता है, जिसमें आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी या फिर जेएससी यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो आपका ग्रेड पे लेवल रहने वाला है वो 2 का लेवल रहने वाला है। यानी जो आपका ग्रेड पे मिलने वाला है वो आपका 1900 मिलने वाला है। वहीं अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो 19,900 से लेकर जो है 63,200 आपको जो है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो है सैलरी मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए और फिर आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो आपका ग्रेड पे लेवल रहने वाला है वो 4 का रहने वाला है। यानी जो आपको ग्रेड पे यहाँ पर मिलने वाला है वो 2400 रुपये मिलने वाला है। सैलरी की अगर मैं बात कर लूँ तो 25,500 से लेकर जो है 81,100 रुपया जो है आपको सैलरी मिलने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ में जो है आपके 2 पोस्ट होते हैं, जो कि एक आपका सीएजी के लिए होता है और एक जो आपका होता है एक्सेप्ट सीएजी यानी जो आपका सीएजी के लिए नहीं होता है। तो देखिए, विदाउट सीएजी में जो आपका ग्रेड पे लेवल रहने वाला है वो 4 का रहने वाला है। यानी आपको जो है यहाँ पर 2400 रुपये जो है ग्रेड पे मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सीएजी मिलाकर जो है आपको यहाँ पर ग्रेड पे लेवल 5 का मिलने वाला है। यानी ग्रेड पे लेवल 5 में आपको कितना मिलता है तो 2800 रुपये जो है आपको दिया जाता है। वहीं अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो 29,200 से लेकर जो है 92,300 तक आपको जो है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सैलरी मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि कितने पोस्ट पर जो है इस बार वैकेंसी निकाला जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी भी नोटिफिकेशन में जो है एसएससी के द्वारा जो है आपका वैकेंसी जो है वो डिटरमाइन नहीं किया जाता, यानी जो है बताया नहीं जाता है। यानी अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसी की अगर मैं बात कर लूँ तो 2019-20 में जो सीएचएसएल की वैकेंसी निकाली गई थी ये आपका 4,893 वैकेंसी पर जो है आपका निकाला गया था। वहीं अगर 2018-19 की वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपका 5,649 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया था और इस बार जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 5,000 से ऊपर जो है आपका इस बार 2022 में जो है वैकेंसी आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, आपका जो क्लोजिंग डेट रखा गया है, यानी आपका क्लोजिंग डेट कब रखा गया है तो 7 मार्च 2022 रखा गया है और 7 मार्च 2022 से पहले जो है आपके पास SC ST OBC EWS अगर आप इस पोस्ट के इस कैटेगरी के लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है यह आपका होना अनिवार्य है। यानी जो ये डॉक्यूमेंट्स जो होना है वो आपके पास अनिवार्य होना है, नहीं तो बाद में क्या होता है कि आपको डीबी में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी डीबी में जो आपको जो है कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप जो है क्लोजिंग डेट से पहले ही जो है इसका जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवा लें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में बताया है। तो देखिए, आपका जो फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए वो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से लेकर जो है 50 KB के बीच होना चाहिए। तो ये फोटोग्राफ के बारे में आपका बताया गया है। उसके बाद फोटोग्राफ के बारे में ये भी बताया गया कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ से पहले ओल्ड जो है आपका फोटोग्राफ होना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है आपको जो है ये फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। बाद में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आप एप्लीकेशन भरोगे उस समय जो आपका फोटोग्राफ अगर आपका 3 महीने से पहले होगा तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस डेट को आप फोटोग्राफ लिए हैं वहाँ पे जो आपका क्लियरली जो है वो मेंशन रहना चाहिए कि किस डेट को जो है आप फोटो जो है वो प्रिंट करवाए हैं। उसके बाद इमेज डायमेंशन के बारे में आपका बताया गया है कि जो आपका फोटोग्राफ का इमेज डायमेंशन होना चाहिए वो आपका विड्थ जो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो 4.5 सेंटीमीटर जो है आपका होना अनिवार्य है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, इसमें जो आपका 3 तरह से जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है।
पहला जो होता है वो आपका टायर 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सेकंड की अगर मैं बात कर लूँ टायर 2 जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और टायर 3 जो होता है वो आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस जो होते हैं वो आपके इससे जो आपका CHSL का सिलेक्शन किया जाता है। अब हम लोग टायर 1 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जो आपके 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन कौन कौन सा है? तो एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो आपका जिसको आप मैथ बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है यानी GK GS और करंट अफेयर से जो है, यानी 4 सेक्शन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे टायर 1 के एग्जाम में। और जिसमें जो आपका हर सेक्शन से जो है 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की अगर बात कर लूँ तो टायर 1 में जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। और इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो आपका 0.5 रहने वाला है। अगर मैं बात कर लूँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे टायर 1 के एग्जाम में, तो 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 4 सेक्शन से पूछा जाएगा। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ कितने मार्क्स का एग्जाम होता है टायर 1 का, तो 200 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम। तो ये आपको डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले टायर 2 के बारे में, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपका पेन एंड पेपर मोड होता है, यानी ऑफलाइन जो है टायर 2 का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स के जो है 100 मार्क्स का जो है एग्जाम रहता है, जिसमें आपके बेसिकली जो है एक तो आपका लेटर से प्रश्न पूछा जाता है और सेकंड जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो आपका ऐसे से पूछा जाता है। तो ये आप बच्चे से ही करते आ रहे हैं, तो इजीली जो आप टायर 2 जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी जो आपका लेटर होता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, और जो आपका ऐसे आता है वो भी आपका 50 मार्क्स का आता है। यानी अगर टोटल नंबर मार्क्स की बात कर लूँ तो 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। और इसमें भी जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 घंटे का रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों का ये मन में डाउट होता है कि सर मैं इंग्लिश या फिर हिंदी में दे सकता हूँ टायर 2 का एग्जाम। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए जो ऑप्शन भी रहता है कि या तो आप हिंदी में टायर 2 का एग्जाम दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में जो है आप टायर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड अगर मैं बात कर लूँ तो टायर 2 में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है वो 33% रहने वाला है, यानी 100 में जो है आपको 33% जो है नंबर लाना अनिवार्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टायर 3 के बारे में, जो कि आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए जो आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है वो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए लिया जाता है। वहीं अगर टाइपिंग टेस्ट की बात कर लूँ तो LDC JSA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें आपका मेरिट जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका मेरिट है वो आपका टायर 1 और आपका जो टायर 2 एग्जाम होता है, यानी आपका 300 मार्क्स पर जो है आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाता है। आपका जो टायर 3 होता है ना वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी टायर 3 जो होता है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो 300 मार्क्स पे ही जो आपका टायर 1 में कितने 200 मार्क्स हो गए और टायर 2 में जो आपका 100 मार्क्स हो गया, यानी टोटल 300 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारा जानकारी जो है वो उपलब्ध हो गया होगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सिलेबस भी बता दूंगा। सिलेबस का जो कमेंट में जो आपका लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देखिएगा, वहाँ पे जो आपको इसका ईजिली जो है सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं सेकंड चैनल का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहाँ से भी जो है मेरा सेकंड चैनल देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।